बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की 10th वीडियो में अब हम बात करते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की। अच्छा, एक तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको 6 कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्लास जो होती है वो बिहेवियर और डाटा दोनों से मिलके बनती है, ठीक है। यानी क्लास में आपके पास डाटा भी होता है जिसको हम फील्ड्स कहते हैं, और बिहेवियर यानी कि फंक्शंस या मेथड्स जिनको जावा में कहते हैं, मेथड्स। तो वो होते हैं जो कि ये शो करते हैं कि ये क्लास जो है क्या क्या काम कर सकती है। तो वो मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो आ क्लास हैज टू पार्ट्स। सबसे पहले फील्ड्स होती हैं, दैट इज डाटा स्पेसिफाई व्हाट द क्लास इज एंड व्हाट इट्स प्रॉपर्टीज आर। यानी क्लास का जो डाटा होता है वो दरअसल क्या होता है, वो स्पेसिफाई करता है क्लास को। वो बताता है कि इस क्लास के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, किस चीज को ये होल्ड कर रही है। बिहेवियर दैट इज मेथड स्पेसिफाई व्हाट द क्लास डज। और बिहेवियर जो कि मेथड होता है, फंक्शन होता है, वो ये बताता है कि क्लास क्या कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर एक सर्किल की क्लास है तो उसको हम इस तरह से बता रहे हैं कि ये सर्किल उस क्लास का नाम है, और उस क्लास में जो है हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है और एक रेडियस, ये डाटा है इसका। ठीक है, एक सर्किल को डिफाइन करने के लिए क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास, कि उसका सेंटर पॉइंट क्या है, ठीक है, और उसका रेडियस कितना है। अब ये अगर आपको पता है तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ये यूजफुल एक्टिविटीज आप किसी सर्किल के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। इवन खाली रेडियस भी हो तो हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो दरअसल जैसा कि हमने डिस्कस किया था, क्लास एक टेम्पलेट होती है, और ऑब्जेक्ट दरअसल उस वजूद का नाम है जब हम उस क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एक क्लास है, लेकिन जो स्टूडेंट है कोई भी, अली है, असगर है, बिलाल है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। उनकी अपनी अपनी वैल्यूज होंगी, लेकिन वो किस चीज की वैल्यूज होंगी वो क्लास हमें पहले ही बता चुकी होगी कि स्टूडेंट का नाम रिक्वायर्ड है, उसकी आईडी रिक्वायर्ड है, उसकी सीजीपीए वगैरह चाहिए। तो ये चीजें पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त मिसाल के तौर पे कोई सर्किल है, तो सर्किल में उसके रेडियस की क्या वैल्यू है, और जो है उसके एक्स और वाई जो है सेंटर पॉइंट की क्या वैल्यूज है। तो यही चीजें होंगी ना जो हम एक सर्किल में इंटरेस्टेड होंगे। तो वो जो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी तो वो हमें बताएंगी कि इस वक्त स्टेट क्या है, यानी इस सर्किल की हालत क्या है, ये सर्किल कहाँ पर वाक़ है, ठीक है, कितना बड़ा सर्किल है, हम इस सर्किल पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो डिफाइन करेंगे उसके मेथड्स और ऑपरेशन, जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया है कि सरकमफ्रेंस और एरिया हम निकाल सकते हैं मिसाल के तौर पे इस सर्किल का। तो जब हम सर्किल की क्लास बनाते हैं तो उस वक्त याद रखिएगा, जब हम कभी भी क्लास बनाते हैं ना, उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो डिक्लेयर द सर्किल क्लास हैव क्रिएटेड अ न्यू डाटा टाइप। जब हमने एक क्लास बना ली ना सर्किल की, जिसमें हमने बता दिया इसमें ये डाटा होगा, ये मेथड्स होंगे, तो यकीन मानिए कि एक डाटा टाइप बन गई। जैसे इंटीजर डाटा टाइप होती है, आप इंटीजर लिखते हैं, फिर आगे जो है ना आप उसका वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इस तरह सर्किल भी जो है ना ये आपकी एक डाटा टाइप बन गई, ठीक है। और अब आप उस डाटा टाइप से कोई वेरिएबल बना सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे ये सर्किल एक क्लास बन गई, अब मैंने स्पेस दिया और एक नाम लिखा, तो ये नाम अब मेरा जो है वो बिहेव करेगा इस सर्किल के हिसाब से। जैसे इंटीजर स्पेस ए लिखूंगा तो ए जो है वो क्या होगा, इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। मेमोरी में जो स्पेस लेगा वो भी इंटीजर के हवाले से, जो डाटा होगा उसकी इंटरप्रिटेशन इंटीजर के हवाले से होगी। इसी तरह से ए सर्किल और बी सर्किल जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी इसमें अब हम वैल्यूज डाल सकते हैं। ये क्लास बना देने से क्या हुआ, ये आपके पास एक डाटा टाइप आ गया, लेकिन उससे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है ना। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी हो गई जिससे अब आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो यही एब्स्ट्रैक्शन हुई ना आपके पास, के फिजिकली अभी आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई मेथड रन नहीं कर सकते। वो एक क्लास है जी, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है सर्किल का। लेकिन जब आप उसको इस तरह से लिखेंगे, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि मिसाल के तौर पे अगर सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसका कोई उसके लिए कोई मेथड कॉल करना चाहते हैं, तो बीच में आपको डॉट लगाना पड़ेगा। ये कहलाएगा मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है। पहले आएगा ऑब्जेक्ट का नाम, फिर आप डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद आप उसके किसी डाटा फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर आप उसके किसी मेथड को कॉल करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। When an object is created in Java, memory is allocated primarily for its instance data along with some metadata. एक्चुअली जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो उसका जो डाटा फील्ड होती है
वो दरअसल मेमोरी में आती है, और कुछ अलग इंफॉर्मेशन। लेकिन जो मेथड्स होते हैं ना, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए डुप्लीकेट नहीं होते हैं। हाउएवर द एक्चुअल मेथड कोड इज स्टोर्ड ओनली वंस इन द क्लास मेथड एरिया एंड इज शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंसेस। मेथड जो होते हैं ना, वो सारे ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंसेस जो हैं वो शेयर करते हैं मेथड को। तो मेथड एक ही दफा होता है। लेकिन जब आप कहेंगे कि ये ए सर्किल है, ये बी सर्किल है, तो दरअसल फर्क उसमें किस चीज का होगा कि ए सर्किल का रेडियस कितना है, उसका जो है सेंटर पॉइंट की क्या वैल्यू है, और बी सर्किल का जो है ना रेडियस कितना है, उसके सेंटर पॉइंट की क्या वैल्यू है। ये दरअसल डाटा जो है ना, वो दरअसल किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को जाहिर करता है। जो मेथड्स आपने क्लास में बनाए हैं वो एक ही दफा मेमोरी में आएंगे। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल पे जाने से पहले दो चीजों का जिक्र करेंगे। एक तो है हमारे पास सेटर मेथड, इसको म्यूटेटर भी कहते हैं। ठीक है, अब म्यूटेटर या सेटर मेथड ये क्या करता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है, म्यूटेट करता है, उसको चेंज करता है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई दो डबल हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो कि सेंटर पॉइंट को जाहिर करेंगे सर्किल के, और एक आर रेडियस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट रेडियस का हमने एक मेथड बनाया है, जिसको हम कोई वैल्यू पास करेंगे। वो क्या करेगा कि इस रेडियस की वैल्यू को, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट में ये रेडियस होगा, उसकी वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वेट कर देगा। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ उसको डाटा देंगे, ये डाटा जाके यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब दिस डॉट आर का मतलब है कि एक तो आर ये है, ठीक है, एक आर क्या है, लोकल है हमारे पास, और एक आर जो है हमारे क्लास में डिफाइंड है, इंस्टेंस वेरिएबल है हमारा। तो ये जो आर है जो यहाँ पास करेंगे, ये जाके एक्चुअल आर को चेंज करेगा। तो यहाँ पर हम इसको दिस लगा के बता रहे हैं कि भाई ये जो इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उसका जो आर है एक्चुअल, उसको जाके चेंज कर दो इस आर से, यानी इस आर की वैल्यू लो और उस एक्चुअल आर को जाके चेंज कर दो। अगर सपोज करें यहाँ पे लफ्ज होता रेडियस और यहाँ आर होता, तो दिस लगाने की जरूरत नहीं थी, खुद ही फर्क पता चल जाता कि आर की वैल्यू लेके रेडियस में रख दो। लेकिन अब दोनों का नाम आर आर है, इस वजह से इस आर को तमीज और फर्क करने के लिए हमने यहाँ पे दिस लगा दिया कि भाई जो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, वो वाला, ठीक है, उसको चेंज करो। तो यहाँ पे दिस आ गया। ये कहलाता है जिसमें हम किसी वेरिएबल के वैल्यू को सेट करते हैं, इसको सेटर मेथड कहते हैं। तो अच्छा ये होता है कि इसमें आप शुरू करें सेट से। और इसी तरह से होता है गेटर या एक्सेसर मेथड, जिसमें आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को लेके रिटर्न करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको इस आर की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो यहाँ पर ये इसको अच्छा है कि गेट से शुरू करें, गेट रेडियस, इसमें आप रिटर्न कर देंगे आर। इसमें आपने रिटर्न टाइप बनाई है डबल। तो यहाँ पर आमतौर पे पैरामीटर पास नहीं होता, रिटर्न टाइप होती है। और सेटर में क्या होता है, यहाँ पे पैरामीटर होता है लेकिन रिटर्न टाइप आमतौर पे यहाँ पे नहीं होती। तो इसके बाद एक केस है खास, लेकिन बहरहाल अमूमी तौर पे यहाँ पर जो है रिटर्न टाइप नहीं होती, और यहाँ पे रिटर्न टाइप होती है, पैरामीटर नहीं होता, और सेटर में पैरामीटर होता है। अब आइए चलते हैं और हम अपने नेट बीन्स की तरफ और देखते हैं, दरअसल कोई क्लास बनाते हैं और उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो जनाब ये आ गए हम नेटबीन्स में, और ये है हमारी सर्किल की क्लास। ठीक है, क्लास सर्किल, और इसको अभी हमने रखा हुआ है पब्लिक, कहीं से भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से है कि पहले ये हमारे पास आ गई एक फील्ड डाटा की, जिसका नाम है रेडियस, और इसकी टाइप है डबल। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा फील्ड आ गई, हमारा डाटा आ गया। अब नीचे जो भी कुछ है ना, ये सारे मेथड्स हैं। जैसे सर्किल के नाम से एक मेथड है, एक सेट रेडियस है, गेट रेडियस है, सरकमफ्रेंस है, और मेन मेथड है। ये सारे हमारे पास मेथड है। यहाँ पे मेन मेथड देखिए आप खत्म हो रहा है, और ये हमारी क्लास खत्म हो रही है। ठीक है, तो मेन मेथड भी हमारे पास इसी क्लास के अंदर मौजूद है। तभी आप देखें यहाँ पर जो हमारा ये सर्किल है, सोर्स में जाएं और यहाँ पर, तो ये आपको एक छोटा सा ट्रायंगल बना नजर आ रहा होगा। ये इसी वजह से है क्योंकि ये इसके अंदर मेन मेथड है, यानी कि इसको आप रन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ आ जाए तो ये हमारे पास एक खास मेथड है। इसका नाम बिल्कुल वही नाम है जो कि क्लास का नाम है, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये मेथड खुद ब खुद चल जाता है जिस वक्त हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का हमारे पास क्या तरीकाकार होता है, तो मेन मेथड में हमने क्या किया कि सर्किल जो हमारी क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि पहले आप क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद स्पेस, फिर आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, इज इक्वल टू न्यू सर्किल 5। अब ये जो आपने 5 वैल्यू दी है ना, ये जाके C1 जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसमें एक फील्ड है रेडियस की, ये आप देखें, ये हमारी क्लास में एक फील्ड है रेडियस, और बाकी सारे मेथड्स हैं। तो ये जो रेडियस की जो फील्ड है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ये देखें, क्योंकि सर्किल के बाद आपने यहाँ पे 5 दिया, जब आप इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ 5 पास किया, तो ये 5 जाके इसमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट C1 है, उसके रेडियस की फील्ड में ये
5 जो है सेव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दिस क्यों लिखा है? और ये देखिए, ये जो रेडियस है ना, ये इस जो कंस्ट्रक्टर मेथड है उसका अपना लोकल वेरिएबल है। लेकिन ये जो रेडियस है, दिस लगाने का मतलब है कि भाई जो ऑब्जेक्ट का रेडियस होगा ना, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें खास तौर पे डेटा जो है ना वो मेमोरी में आता है, मेथड्स नहीं आते। तो अगर हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो हर एक में जो है ना ये रेडियस की फील्ड जरूर होगी। कुछ और मेटा डाटा भी होगा, लेकिन वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट राइट नाउ। तो यहाँ पर रेडियस की फील्ड जो है ना, हर एक ऑब्जेक्ट में, जो सर्किल का ऑब्जेक्ट होगा उसमें रेडियस की फील्ड जरूर मौजूद होगी। तो ये जो लोकल आपका यहाँ पे ये पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो ये वाला रेडियस जाके ऑब्जेक्ट के एक्चुअल रेडियस की जो फील्ड है ना उसमें जाके सेव हो जाएगा। आप सपोज करें अगर यहाँ पे आप इसको रेडियस के बजाय आर कर दें, इसके नाम की स्पेलिंग आप चेंज करके आर कर दें, अब यहाँ आपको जो है कोई जरूरत नहीं है दिस लगाने की। ये दिस लगाने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये रेडियस खुद ब खुद डिस्टिंग्विश हो रहा है इस वाले रेडियस से। ये क्योंकि ये आर है ना, ये आर है, ये रेडियस है। पहले दोनों नाम सेम थे, यहाँ पर भी रेडियस था, यहाँ भी रेडियस था। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ रहा था कि यार ये जो लोकल जो पैरामीटर के जरिए से पास हो रहा है उस रेडियस की वैल्यू ले जाके ऑब्जेक्ट वाले रेडियस में रख देना। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था सेटर मेथड, गेटर मेथड, वो देख लेते हैं। सेट रेडियस, सेट रेडियस भी वही काम कर रहा है कि जो आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू देंगे वो ले जाके ऑब्जेक्ट में सेव कर देगा, ऑब्जेक्ट के रेडियस में। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो हम बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू दे रहे हैं वो रेडियस में जा रही है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये कब चलेगा? जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। और ये जो सेट रेडियस है इसको आप किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे कि मैं अपने ऑब्जेक्ट के रेडियस की वैल्यू को चेंज करूं, तो आप सेट रेडियस किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है ये तो बस एक ही दफा कॉल होगा, जिस वक्त आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो फिर प्रोग्राम में बाकी अगर आपको रेडियस की वैल्यू चेंज करनी हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर हमारे पास ये सेट रेडियस का मेथड है। इसमें जो भी आप वैल्यू देंगे वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पहले ही चेक होगा। अगर रेडियस की वैल्यू जो आप पास कर रहे हैं ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, ये रेडियस जाके ऑब्जेक्ट के रेडियस में सेव हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे एरर मैसेज आप प्रिंट कर देंगे कि रेडियस मस्ट बी पॉजिटिव। इसी तरह ये हमारा गेटर मेथड है। गेटर मेथड क्या करता है कि जो आपके पास रेडियस की वैल्यू है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट का आपका डाटा है कोई भी, आप उसमें वो रिटर्न करवा लें, तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर इसको आप देखना चाहते हैं कि इस रेडियस की क्या वैल्यू है, तो आप यहाँ पे वहाँ पे जाके जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम होगा और उसके बाद डॉट लगा के फिर आप इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। और ये सिंपल सा हमारे पास गेट सर्कमफ्रेंस का मेथड है। 2 मल्टीप्लाई बाय मैट डॉट पाई, पाई की वैल्यू के लिए, और मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मेथड्स हैं इनको आप कॉल कैसे करेंगे? तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा मेन मेथड शुरू हुआ और ये भी क्लास ही के अंदर है। जैसे बाकी मेथड्स हैं इसी तरह से ये हमारा मेन मेथड भी ये क्लास के अंदर ही मौजूद है। अच्छा, अब हमने क्या किया, एक हमने C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये सर्किल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्किल, और इसको 5 वैल्यू दे दी। अब ये 5 वैल्यू जो है ये कहाँ जाएगी? ये रेडियस में जाके सेव हो जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर बताया हुआ है सर्किल का, हमारे सर्किल के नाम से हमारा मेथड है जिसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी 5, और ये 5 जाके ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है उसमें सेव हो जाएगी। ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया C2, लेकिन उसको उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी C1 की। अच्छा, याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसका जो नाम है ये एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है मेमोरी में, जहां पर इस ऑब्जेक्ट का डाटा है। तो ये एड्रेस जाके C2 को मिल जाएगा। इसका मतलब है C2 भी वही पॉइंट करेगा जहां पे C1 पॉइंट कर रहा है, यानी C1 ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है या एड्रेस है वो आपने C2 को दे दिया, तो अब C1 और C2 एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं इफ C1 इज इक्वल टू C2 प्रिंट सेम रेफरेंस, यानी दोनों एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों के अंदर सेम एड्रेस। अच्छा, अब ये इसकी आप तसल्ली कर लो। C1 में तो आपको पता है कि C1 का रेडियस 5 है। आप देखना चाहते हैं कि C2 भी अगर सेम जगह पॉइंट कर रहा है तो उसका भी रेडियस 5 आना चाहिए। तो आपने यहाँ पे रेडियस, मिसाल के तौर पे C2 का प्रिंट करवा रहे हैं, तो मैसेज आप करते हैं इसको C2। ठीक है, रेडियस C2, C2 डॉट गेट रेडियस, गेट रेडियस का मेथड चलेगा, और C2 जो है जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है वो रेडियस वहां से आएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि देखें गेट रेडियस क्या कर रहा है, सिर्फ रिटर्न कर रहा है रेडियस की वैल्यू को। तो यहाँ पर इस पूरे में आपके पास क्या होगा, गेट रेडियस जो चलेगा वो C2 के लिए चलेगा, C2 ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, यानी हम इसको क्या कहते हैं कि गेट रेडियस का मेथड रन होगा इन फेवर ऑफ ऑब्जेक्ट C2। यहाँ पर आपने क्या किया, C2 गेट सर्कमफ्रेंस,
तो ये सर्कमफेरेंस का मेथड चलेगा C2 के लिए, और C2 में रेडियस की वैल्यू क्या है, 5 है, क्योंकि C2 भी C1 को पॉइंट कर रहा है। अब आपने क्या किया, C1 का जो रेडियस था वो 7 सेट कर दिया। C1 डॉट सेट रेडियस 7। अब क्या होगा, आप C1 का रेडियस प्रिंट करवाएं, आपको अपडेट हुआ हुआ मिलेगा 2 पाई r के हिसाब से। ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि मैं C2 भी तो C1 ही को पॉइंट कर रहा है, तो अब आप देख लें कि जब अगर मैं C2 का भी प्रिंट करवाता हूँ ना, C2 से रेडियस को प्रिंट करवाता हूँ, तो भी सेम आएगा, क्योंकि जब मैंने C1 का रेडियस चेंज किया तो C2 भी क्योंकि C1 ही को पॉइंट कर रहा है, आप ये देखें आप। तो वहां पर जाहिर बात है कि C2 भी जो रेडियस उठाएगा वो वही होगा जो ये अभी चेंज हुआ है 7। हालांकि हमने चेंज क्या किया है, C1 का रेडियस चेंज किया है। अच्छा, इसके अलावा ये C1 का भी आप जो प्रिंट करवाएंगे रेडियस C2 का भी सेम होगा। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। हम यहाँ गए, ये इसको बटन प्रेस किया, और देखें जनाब क्या आउटपुट आता है इसका। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया रेडियस 5 C2, क्योंकि C2 हमने C1 के बराबर कर दिया था, तो C1 का की वैल्यू हमने 5 सेट की थी, तो C2 के जरिए से जब हमने इसको प्रिंट किया रेडियस C2 का, तो 5 ही आया, क्योंकि C2 C1 ही को पॉइंट कर रहा है। तो एक प्रिंट ये चली सरकमफ्रेंस की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r। तो ये आ गई हमारे पास सर्कमफ्रेंस 31 this। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने सेट रेडियस किया 7, और अब ये प्रिंटलन की कमांड चलेगी अपडेटेड रेडियस, और C1 का जो अपडेटेड रेडियस है 7 की मदद से, तो ये अपडेटेड रेडियस 7 आ गया C1 का। और अपडेटेड रेडियस थ्रू C2, क्योंकि C2 भी C1 ही को पॉइंट कर रहा है, तो C2 का अगर मैं गेट रेडियस करूंगा तो वो भी 7 ही आ रहा है। आप जहां पर भी यहाँ वैल्यू रिटर्न हो रही है, इसको आप डायरेक्टली प्रिंट एलन में लिख सकते हैं, और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसके अलावा, अच्छा, अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं C2 के जरिए से मैं रेडियस को सेट कर दूं, चेंज कर दूं। ठीक है, तो ये सेट रेडियस यहाँ पर आ रहा है। तो सेट रेडियस, और इसको आपने सपोज करें 0 करा है, तो 0 नहीं, 0 पर तो वो आपको एरर मैसेज दे देगा। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो ये आपने क्या किया है कि C2 के जरिए से आपने जो रेडियस की फील्ड है ना उसको 0 कर दिया आपने। और 0 पे हमारे पास क्या मैसेज था, रेडियस 0 करेंगे, रेडियस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब जाके रेडियस की वैल्यू सेट होगी। अदरवाइज ये मैसेज आ जाएगा रेडियस मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, रेडियस जो पुराना है 7 वही रहेगा, है ना। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखें, रेडियस मस्ट बी पॉजिटिव, तो रेडियस की वैल्यू चेंज नहीं हुई, जो 7 थी पुरानी वही रही। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं मिसाल के तौर पे 3। हमने 3 वैल्यू कर दी। अब आप देखिएगा कि हमने C2 की मदद से रेडियस की वैल्यू 3 की। अच्छा, C2 भी वही पॉइंट कर रहा है जो C1 ऑब्जेक्ट है, तो C1 का जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो रेडियस की फील्ड है तो वो अब क्या है, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर C1 के जरिए से भी जो मैं गेट रेडियस करूंगा C2 के मदद से, और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करूंगा, हालांकि मैंने C2 की मदद से रेडियस को चेंज किया है, तो यहाँ पर ये 3 के लिहाज से अपडेटेड आएगा। तो ये आप देख लीजिए, ये देखें आप, पहले वो 5 के हिसाब से है, फिर ये 3 के हिसाब से हमारे यहाँ पे वैल्यू आई 18 रेडियस की। C2 भी C1 ही को पॉइंट कर रहा है ना, तो C2 के हिसाब से जो सेट रेडियस किया, उसने जाके C1 ही के जो रेडियस था उसको चेंज कर दिया, क्योंकि हमने C2 के लिए कोई अलग मेमोरी एलोकेट नहीं की है। C2 भी वही पॉइंट कर रहा है जो C1 ऑब्जेक्ट जहाँ पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अगर आपको एरिया का मेथड बनाना है, तो एरिया होता है πr²। तो इसी को आप ले लें, कॉपी करें, और यहीं पर आप अभी अभी एरिया का मेथड बना लें। इसका नाम आप रखें गेट एरिया मिसाल के तौर पे, या कैलकुलेट एरिया कर लें, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास मैथ डॉट पाई और मल्टीप्लाई बाय πr² होता है ना। तो यहाँ पर मैथ डॉट पाई, पाई तो एक ही दफा रहेगा, रेडियस दोबारा आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो ये हो गया πr²। एरिया इज इक्वल टू, और यहाँ पे C1 डॉट गेट एरिया, और एरिया को हमने कोई वैल्यू पास नहीं की है, क्योंकि ये क्या करेगा, जो भी रेडियस की वैल्यू डिफाइंड होगी ऑब्जेक्ट में, उसी को लेकर के ये मल्टीप्लाई करेगा। पाई आर
स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय आर। सही है, अब इसको हम रन करते हैं और जल्दी से आउटपुट देख लेते हैं इसका क्या है। ठीक है जनाब, तो अब सरकमफ्रेंस भी आ रहा है और 3 के साथ एरिया भी आ रहा है और सरकमफ्रेंस भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने आपको थोड़ा सा एक क्लास का इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।